नमस्कार साथियों। पिछली क्लास में हमें SIQE के बारे में पढ़ रहे थे और SIQE की तीन टर्म है। ABL है, CCP है और CCE है। तो हमने ABL और CCP के बारे में देखा था। आज इस क्लास में हम CCE सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आज हम इसमें करेंगे सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। परीक्षा की दृष्टि से सतत एवं व्यापक मूल्यांकन बहुत महत्वपूर्ण है और इसे CCE कहते हैं। इसकी फुल फॉर्म हमने पिछली क्लास में देखी थी। ABL, CCP और CCE की फुल फॉर्म क्या होती है, कई बार एग्जाम में ये भी पूछा जाता है। आज के जो वर्तमान जो राजकीय विद्यालय में शिक्षण या सीखने और सिखाने का जो कार्य किया जा रहा है वो एक तौर पर CCE के अनुसार किया जा रहा है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन यानी इसके नाम में ही इसका अर्थ छिपा हुआ है कि मूल्यांकन है वो सतत होना चाहिए और व्यापक होना चाहिए। यानी मूल्यांकन है लगातार होना चाहिए बच्चे का, और मूल्यांकन का जो दायरा है वो संकीर्ण न होकर के व्यापक होना चाहिए। तो मूल्यांकन ही आपको दो तरीके से करना है। एक तो मूल्यांकन है वो सतत लगातार अनवरत रहना चाहिए, और एक मूल्यांकन का जो दायरा है वो व्यापक होना चाहिए। तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में यही बात बताई गई है। ये कब शुरू हुआ? जैसे SIQE शुरू हुई उसी के साथ ये CCE तो टर्म भी शुरू हो गई थी राजस्थान में। SIE जब 5 मई 2010 को एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में अलवर और जयपुर में शुरू हुई, तो वो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन था। और फिर पूरे राजस्थान में सेशन 15-16 में पूरे राजस्थान में ये शुरू हो गई थी। तो इसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि CC क्या है। CCE सतत एवं व्यापक मूल्यांकन क्या है, के बारे में चर्चा करते हैं। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का आशय है कि विद्यार्थियों के विद्यालय आधारित मूल्यांकन प्रणाली से है। यानी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का आशय है कि विद्यार्थियों का मूल्यांकन विद्यार्थियों का मूल्यांकन विद्यालय आधारित विद्यालय आधारित प्रणाली से होना चाहिए। यानी इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण जो बात है CC में कि मूल्यांकन है वो विद्यार्थी का क्या कि विद्यालय आधारित प्रणाली से होना चाहिए। विद्यालय में जो भौतिक एवं मानवीय संसाधन है उनका हमें सर्वोत्तम प्रयोग करते हुए छात्र का क्या मूल्यांकन करना है। यानी कोई चीज विद्यालय में उपलब्ध नहीं है, इस प्रकार की चीज का, इस प्रकार के इवेंट का हमें मूल्यांकन नहीं करना है। एक तरीके से हम विद्यार्थी पर कोई थोपेंगे नहीं,
जो विद्यालय में मानवीय संसाधन, भौतिक संसाधन है, उनका सर्वोत्तम प्रयोग करते हुए छात्र का मूल्यांकन विद्यालय आधारित प्रणाली से करना है। इसमें विद्यार्थियों के विकास के सभी पहलुओं पर ध्यान दिया जाता है। इसी में क्या है कि इसमें विद्यार्थियों के विद्यार्थियों के विकास के सभी पहलुओं पर ध्यान दिया जाता है। यानी एक तो इसमें क्या है कि विद्यार्थी के जो सभी पहलू होते हैं, जरूरी नहीं है कि कोई विद्यार्थी पढ़ने में अच्छा है, कोई संगीत में भी बढ़िया है, कोई खेल कूद में बढ़िया है, कोई बालक है सामाजिक कार्य में अच्छा है। तो बालक के सभी पहलुओं का ध्यान में रखा जाता है, यानी सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए बालक का हमें क्या करना है, मूल्यांकन करना है। इसी में दोहरा मूल्यांकन पर बल दिया गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में दोहरे मूल्यांकन पर बल दिया गया है। तो सीसीई में दोहरे मूल्यांकन पर बल दिया गया है। यानी दोहरा मूल्यांकन कैसे, कि मूल्यांकन एक तो सतत होना चाहिए और एक मूल्यांकन क्या होना चाहिए, व्यापक होना चाहिए। तो दोहरे मूल्यांकन पर बल दिया गया है। तो ये एक मोटे तौर पर हम ये कह सकते हैं कि सीसी का अर्थ ये है कि एक तो विद्यार्थी का मूल्यांकन है कि वो विद्यालय आधारित प्रणाली से होना चाहिए। विद्यार्थी के ज्ञात पक्ष हैं, उनका हमें मूल्यांकन करना है, अज्ञात पक्ष का मूल्यांकन नहीं करना है। यानी कोई ऐसी विषय वस्तु का मूल्यांकन नहीं करना है जो विद्यालय में उपलब्ध नहीं है। कहने का मतलब है कि विद्यालय में जो संसाधन उपलब्ध हैं, चाहे वो भौतिक संसाधन हो चाहे वो मानवीय संसाधन हो, उनका सर्वोत्तम प्रयोग करते हुए हमें बालक का मूल्यांकन करना है। कई बार हम देखते थे कि विद्यालय में लैब नहीं है और कोई इस प्रकार का प्रश्न आ जाता था कि ऑक्सीजन गैस बनाने की विधि का वर्णन कीजिए। अब बालक ने ऑक्सीजन गैस बनाई नहीं है तो वो उस विधि का वर्णन कैसे करेगा। तो इस प्रकार के प्रश्न है वो सीसीई में पुटअप नहीं किए जाएंगे। सीसीई में वही प्रश्न पुटअप किए जाएंगे कि जो विद्यालय में उपलब्ध है, विद्यालय में उनके संसाधन उपलब्ध हैं, विद्यालय में उनके लिए व्यवस्था है, विद्यालय आधारित प्रणाली से ही इनका मूल्यांकन होगा। एक मूल्यांकन दोहरा होना चाहिए, इस पर बल दिया गया है। इसके बाद इसमें दो शब्द आए, एक तो सतत है और एक व्यापक है। इन शब्दों का अर्थ देखते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सतत का क्या अर्थ है? सतत का तात्पर्य बहुत महत्वपूर्ण है कि सीसी में सतत का अर्थ क्या है, व्यापक का क्या अर्थ है। सतत इस बात पर बल देता है कि छात्र की वृद्धि व विकास के ज्ञात पहलुओं का लगातार, अनवरत, निरंतर, सतत मूल्यांकन होना चाहिए, न कि एक घटना हो। यानी सतत इस बात पर बल देता है, सतत इस बात पर बल देता है कि विद्यार्थी के वृद्धि
एवं विकास के ज्ञात पहलुओं का लगातार अनवरत निरंतर या सतत मूल्यांकन होना चाहिए। होना चाहिए। यह एक घटना न हो। ये है सतत का अर्थ है कि विद्यार्थी के जो ज्ञात जो पक्ष हैं उनकी वृद्धि और विकास, विद्यार्थी के ज्ञात जो पक्ष हैं वृद्धि और विकास, ये जो पहलू हैं उनका मूल्यांकन क्या होना चाहिए? सतत, लगातार, अनवरत, निरंतर, सतत होना चाहिए। यानी ये एक घटना नहीं होनी चाहिए। घटना का मतलब है कि हम एक मान लेते हैं कि कक्षा 3 की बात करते हैं, हम क्लास 3 की बात करते हैं और एक अध्यापक ने एक दिन एक पाठ कक्षा को पढ़ाया और पढ़ाने के बाद बाल अध्यापक ने कहा कि कल इसका मूल्यांकन होगा, यानी इसका टेस्ट होगा। और टेस्ट होगा तो बच्चे इसकी तैयारी करके आते हैं और दूसरे दिन जब विद्यालय बच्चे तैयारी करके आए और गुरुजी ने उनका टेस्ट ले लिया। ये बात तो सही है कि अध्यापक ने जो कहा वो कर दिया कि मैं कल आपका मूल्यांकन करूंगा, आपका टेस्ट लूंगा, तो इसका मतलब है कि अध्यापक ने लिया। फिर मान लेते हैं कि वही अध्यापक इस कक्षा में अगला पाठ पढ़ाता है। फिर वही बात पढ़ाने के बाद वो बच्चों से ये कहता है कि मैं कल इसका मूल्यांकन करूंगा और बच्चे तैयारी करके आते हैं और उन्होंने मूल्यांकन नहीं किया। फिर वो एक अगला एक और पाठ पढ़ाता है। फिर वही बात बच्चों से कहता है कि मैं कल मूल्यांकन करूंगा और फिर वो अध्यापक मूल्यांकन नहीं करता है। फिर एक पाठ और पढ़ा लेता है। फिर वही बात कहता है कि मूल्यांकन करूंगा, लेकिन अध्यापक मूल्यांकन नहीं करता है। आप अध्यापक ने एक बार जो कहा वो किया, बाकी तो अध्यापक ने जो कहा वो वैसा नहीं किया। ये तो एक घटना हो गई कि इत्तेफाक हो गया कि अध्यापक ने एक बार कहा कि मैं कल मूल्यांकन करूंगा और उसने मूल्यांकन कर दिया। बाकी तो ये तकिया कलाम बन गए। इससे क्या है कि बच्चे समझ जाते हैं कि गुरुजी कहते जरूर हैं रोज मूल्यांकन करेंगे, लेकिन वो मूल्यांकन करेंगे नहीं। तो ये घटना हो गई। ये तो ये क्या हो गई? घटना हो गई। ये घटना नहीं होकर के ये मूल्यांकन क्या होना चाहिए? लगातार अनवरत होना चाहिए, सतत होना चाहिए। ये सीसी में सिखाया गया है कि मूल्यांकन है वो एक घटना नहीं होनी चाहिए। आपने एक दिन एक बालक का मूल्यांकन कर दिया, फिर आपने पूरे साल बालक का मूल्यांकन ही नहीं किया, तो ये एक घटना नहीं होकर के ये लगातार होना चाहिए। आप कोई भी यूनिट पढ़ा रहे हो, यूनिट की समाप्ति पर आप बालक का मूल्यांकन करोगे। फिर आप कोई यूनिट पढ़ा रहे हो, फिर आप यूनिट की समाप्ति पर बालक का मूल्यांकन करोगे। कोई भी 2 3 4 यूनिट के बाद आप बालक का मेजर मूल्यांकन करोगे। तो ये सीसी में बताया गया है। ये एक घटना नहीं होकर के ये एक प्रक्रिया है, वो लगातार अनवरत जारी रहनी चाहिए। मूल्यांकन प्रक्रिया संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया के दौरान निर्मित होती है और संपूर्ण शैक्षणिक सत्र तक चलती है। हम ये कह सकते हैं कि जो मूल्यांकन की जो प्रक्रिया है, मूल्यांकन प्रक्रिया संपूर्ण शैक्षणिक प्रक्रिया के दौरान निर्मित होती है। मूल्यांकन प्रक्रिया संपूर्ण
शैक्षणिक सत्र के दौरान निर्मित निर्मित होती है तथा संपूर्ण संपूर्ण स्तर तक चलती है। मूल्यांकन की प्रक्रिया है वो संपूर्ण शैक्षणिक जो हमारा जो सेशन है उसके दौरान निर्मित होती है और ये पूरे सेशन चलती रहती है, पूरे सेशन चलती रहेगी ये सतत की। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें कि सतत में मूल्यांकन किसका किया जाता है, सतत में मूल्यांकन देखते हैं। सतत का मूल्यांकन अगर हम देखें कि सतत में मूल्यांकन किसका किया जाता है, सतत पहलू या कॉन्टिन्यूस एस्पेक्ट। तत्व में अगर हम बात करें कि मूल्यांकन है वो दो तरीके का होगा। तत्व में मूल्यांकन क्या है, दो तरीके का होगा। एक तो निरंतर होता है, एक आवधिक होता है। एक तो मूल्यांकन क्या होता है, निरंतर होता है, और एक मूल्यांकन होगा आवधिक होगा। अगर निरंतर की बात करें हम, पाठ्यक्रम में निरंतर कब होगा और अवधि कब होगा, तो शिक्षा के आरंभ में आंकलन होगा, यानी जैसे क्लास शुरू होगी, सेशन शुरू होगा, तो हम कहते हैं कि शिक्षा के आरंभ में क्या करते हैं हम, शिक्षा के प्रारंभ में आंकलन। आंकलन का मतलब है कि बालक का पद स्थापन होगा। पद स्थापन यानी आप बेसलाइन जो टेस्ट लोगे उससे क्या है कि बालक का पद स्थापन हो जाएगा, और बालक का पद स्थापन होने के बाद हम आगे का जो सिलेबस हमारा है वो 3 टर्मों में विभाजित करते हैं। तो सबसे पहले निरंतर में क्या है, शिक्षा के प्रारंभ में आंकलन होता है यानी पद स्थापन होता है, और शिक्षण प्रक्रिया के दौरान आंकलन होगा वो रचनात्मक होगा। शिक्षण प्रक्रिया के दौरान शिक्षण प्रक्रिया के दौरान रचनात्मक रचनात्मक आंकलन। रचनात्मक आंकलन का मतलब होता है फॉर्मेटिव असाइनमेंट। असेसमेंट होता है, यानी जिसे हम कहते हैं एफ ए जो मूल्यांकन होता है वो रचनात्मक मूल्यांकन होता है, और ये शिक्षण प्रक्रिया के दौरान होगा और ये निरंतर होगा। इसके बाद अगर हम बात करें कि सतत में एक मूल्यांकन है वो बहु तकनीक का उपयोग करके अनौपचारिक रूप से किया जाता है। यह मूल्यांकन यह मूल्यांकन बहुविध
तकनीक का प्रयोग करके, तकनीक का उपयोग करके अनौपचारिक रूप से किया जाता है। रूप से किया जाता है। ये सत्य में निरंतर का अर्थ होगा। निरंतर का मतलब ये है कि इसमें एक तो आपको सबसे पहले जैसी सेशन शुरू होता है तो आप बालक का पदस्थापन करोगे, उसका मूल्यांकन होगा। उसके बाद आप जैसे आपने एक यूनिट का अध्ययन किया, अध्ययन करवाया, तो उसका मूल्यांकन करोगे, तो वो मूल्यांकन क्या होगा? फॉर्मेटिव असाइनमेंट होगा, रचनात्मक मूल्यांकन होगा। उसके बाद इसमें जो मूल्यांकन किया जाता है ना, वो अनौपचारिक होता है। अनौपचारिक का मतलब होता है कि ये जो मूल्यांकन है, ये जो फाइनल जो रिजल्ट बनता है बालक का, उसमें ऐड नहीं किया जाएगा। फाइनल जो रिजल्ट बनेगा बालक का, उसमें ऐड नहीं किया जाएगा। एक तरीके से ये अनौपचारिक है। हम बालक का लगातार मूल्यांकन कर रहे हैं, लेकिन वो अनौपचारिक रूप से कर रहे हैं, औपचारिक रूप से नहीं कर रहे हैं। औपचारिक का मतलब ये होता है कि वो मूल्यांकन है, बालक का जो फाइनल जो रिजल्ट बनेगा उसमें उनको ऐड किया जाएगा। बाकी ये जो रचनात्मक मूल्यांकन होता है नहीं, फॉर्मेटिव असाइनमेंट है, ये फाइनल रिजल्ट में हमें ऐड नहीं करना पड़ता है। ये इसलिए किया जाता है कि मान लेते हैं कि हम 4 यूनिट पढ़ाने के बाद समेटिव असाइनमेंट लेते हैं, तो इसके बीच में हम दो बार फॉर्मेटिव असाइनमेंट भी लेते हैं। फॉर्मेटिव असाइनमेंट लेने का मतलब यह है कि बालक सीख रहा है या नहीं सीख रहा है। अगर सीख रहा है तो ठीक है, अगर नहीं सीख रहा है तो क्या कारण क्या है, निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण करवाए जा सकते हैं। और फिर समेटिव असाइनमेंट होता है, आवधिक समेटिव असाइनमेंट है, और निरंतर जो मूल्यांकन है वो फॉर्मेटिव असाइनमेंट है। एक बात आप ध्यान रखो, आवधिक का मतलब एक अवधि विशेष के बाद जो मूल्यांकन किया जाता है, कार्य निष्पादन का मूल्यांकन या यूनिट या सत्र की समाप्ति पर जो मूल्यांकन किया जाता है वो आवधिक मूल्यांकन होता है, यानी योगात्मक समेटिव असाइनमेंट होता है। तो कार्य निष्पादन का मूल्यांकन इसमें क्या है? कार्य निष्पादन का मूल्यांकन या यूनिट की समाप्ति या सेशन की या सत्र की समाप्ति पर किया जाने वाला योगात्मक आकलन, यानी समेटिव असाइनमेंट जिसे हम कहते हैं SA। तो आवधिक में समेटिव यानी योगात्मक आकलन आता है, और इसमें क्या है? रचनात्मक आकलन आता है। बात करें हम जो योगात्मक आकलन है, ये औपचारिक होगा। ये औपचारिक है, और ये क्या है? ये अनौपचारिक है, यानी ये औपचारिक होगा। ये है आकलन, औपचारिक होगा। यह आकलन क्या होगा? औपचारिक होगा। यह आकलन क्या है? औपचारिक होगा, और यह अनौपचारिक होगा। तो यह है CCE में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में
स्तत का क्या अर्थ है? हमने पिछले यहाँ पर देखा, स्तत इस बात पर बल देता है कि विद्यार्थी के जो ज्ञात वृद्धि और विकास के जो ज्ञात पक्ष हैं उनका लगातार अनवरत निरंतर सतत मूल्यांकन होना चाहिए, न कि ये घटना हो। इस तरीके की घटना नहीं होनी चाहिए, लगातार मूल्यांकन होना चाहिए। मूल्यांकन की जो प्रक्रिया है वो जो शैक्षणिक जो हमारा सेशन है उसके दौरान निर्मित होगी और संपूर्ण सत्र पर चलेगी। ये सत्य में किसका, एक तो निरंतर मूल्यांकन होता है, एक आवधिक होता है। तो आप ये ध्यान रखना कि निरंतर मूल्यांकन यानी लगातार मूल्यांकन हो रहा है, आप डेली रूप से बालक का आंकलन करें, डेली रूप से एक दो दिन के बाद, और एक निश्चित अवधि के बाद हम आंकलन कर रहे हैं तो वो आवधिक होगा। तो बेसलाइन टेस्ट आता है इसमें, शिक्षण पाठ के दौरान आप कोई यूनिट का अध्ययन करवा रहे हो और उस यूनिट के दौरान आप बालक का आंकलन कर रहे हो तो वो निरंतर यानी रचनात्मक आंकलन होगा, फॉर्मेटिव असाइनमेंट होगा। या ये मूल्यांकन है वो अनौपचारिक होगा, यानी फाइनल रिजल्ट में इसको ऐड नहीं किया जाएगा। ये कार्य निष्पादन का मूल्यांकन है, यूनिट की समाप्ति का मूल्यांकन है या सेशन की समाप्ति का मूल्यांकन है, और इसको कहते हैं योगात्मक समेटिव असाइनमेंट, SA। और ये आंकलन है वो औपचारिक होगा, अनौपचारिक नहीं होगा। ये बात है, ध्यान रखनी है। इसके बाद अगर हम बात करें कि व्यापक का क्या अर्थ है, तो अगला जो पॉइंट है व्यापक, क्योंकि सतत एवं व्यापक दो ही चीज है इसमें। कंप्रीहेंसिव, तो व्यापक में भी इसमें क्या है कि दो बातें हैं, यानी मूल्यांकन का जो दायरा है, जो क्षेत्र है वो थोड़ा सा विस्तृत होना चाहिए। एक तो हम बालक का मूल्यांकन कर रहे हैं उसकी पाठ्य वस्तु, पाठ्य पुस्तक का मूल्यांकन पाठ्य पुस्तक से बाहर भी होना चाहिए। इस सतत एवं व्यापक मूल्यांकन CC में ये कहा गया है कि मूल्यांकन है बालक का व्यापक होना चाहिए। हम पाठ्य पुस्तक का अगर मूल्यांकन कर रहे हैं तो वो मूल्यांकन है वो सीमित है, संकीर्ण माना गया है। उस पाठ्य पुस्तक से बाहर जो अन्य गतिविधि विद्यालय में आयोजित होती है उनका भी मूल्यांकन होना चाहिए। तो व्यापक में क्या है, एक तो हम कह सकते हैं कि जो मूल्यांकन हम करते हैं वो शैक्षिक होता है, और एक इसमें व्यापक में ये बताया गया कि मूल्यांकन सह शैक्षिक भी होना चाहिए। जो शिक्षा के साथ साथ विद्यालय में जो अन्य जो गतिविधि आयोजित की जा रही है उनका भी मूल्यांकन होना चाहिए, यानी मूल्यांकन का जो दायरा है वो विस्तृत होना चाहिए। शैक्षिक में हम किसका करवाते हैं, पाठ्य क्रम के क्षेत्र या विषय विशेष के क्षेत्र, ये तो करवाते हैं। पाठ्यक्रम के क्षेत्र, पाठ्यक्रम के क्षेत्र या विषय क्रम के क्षेत्र, इन्हीं का तो मूल्यांकन करवाते हैं। यानी पाठ्य पुस्तक का या विषय का ही मूल्यांकन करवाते हैं, जैसे ज्ञान है, समझ है या अनुप्रयोग है, विश्लेषण है, मूल्यांकन है, सर्जन है, इन इनका ही हम मूल्यांकन करवाते हैं, यानी इन उद्देश्यों का ही हम मूल्यांकन करवाते हैं। जैसे ज्ञान, समझ, अनुप्रयोग, विश्लेषण, यानी बालक के ज्ञान का, बालक ने पाठ्य वस्तु से क्या ज्ञान अर्जित किया है, क्या उसकी समझ बढ़ी है, उन पाठ्य विषय वस्तु का वो अनुप्रयोग कर सकता है कि नहीं कर सकता, या बालक का विश्लेषण या मूल्यांकन या सर्जन, या मूल्यांकन या सर्जन, सर्जन
सृजन आदि उद्देश्यों का मूल्यांकन किया जाता है। यानी इसमें हम व्यापक में दो भाग हैं, एक शैक्षिक है और एक सह शैक्षिक है। शैक्षिक में तो हम कह सकते हैं कि हम विषय वस्तु का मूल्यांकन कर रहे हैं, जो आमतौर पर हम अर्धवार्षिक वार्षिक एग्जाम ले रहे हैं, टेस्ट ले रहे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, उनका जो मूल्यांकन है वो शैक्षिक होगा, क्योंकि हम विषय वस्तु के ही प्रश्न देते हैं वो पेपर में, और उन्हीं का ही हमें बालक का ज्ञान कैसा है, उसकी समझ कैसी है, अनुप्रयोग विश्लेषण मूल्यांकन, या बालक में कोई स्किल डेवलपमेंट हुआ है या नहीं हुआ है, उसी चीज का मूल्यांकन हम करते हैं। इसके बाद इसका एक दूसरा भाग है, वो है सह शैक्षिक, कि किताब के साथ साथ बालक का जो विद्यालय की जो अन्य जो गतिविधि है उनका भी मूल्यांकन होना चाहिए, इसमें ये कहा गया है। जैसे अन्य गतिविधि में भी कई चीजें आ जाती है, जैसे जीवन कौशल है। जीवन कौशल, इसका भी मूल्यांकन होना चाहिए कि बालक जीवन कौशल, कार्य शिक्षा का मूल्यांकन होना चाहिए, या दृश्य एवं प्रदर्शन कला का मूल्यांकन होना चाहिए। यानी कार्य शिक्षा, दर्शन या प्रदर्शन कला का, इनका मतलब होना चाहिए। या फिर एक है वो अभिवर्ती का मूल्यांकन होना चाहिए। अभिवर्ती क्या है? अभिवर्ती का मूल्यांकन होना चाहिए। इसके बाद जो सह पाठ्यक्रम गतिविधियां है या कार्यकलाप है, जैसे सह पाठ्यक्रम जो गतिविधियां हैं, गतिविधियां हैं, या मान लेते हैं कि कार्यकलाप है, कोई भी वार्तालाप है, संगोष्ठी है, या कोई सामाजिक शिविर है, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा है, या हम कह सकते हैं कि स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा है। इनका मूल्यांकन होना चाहिए। यानी किताब के साथ साथ इन चीजों का भी मूल्यांकन होना चाहिए, सीसी ये कह रहा है। निरंतर व आवधिक रूप से विद्यार्थी में क्या है कि वृद्धि एवं विकास, यानी केवल उसके शैक्षिक पक्ष का मूल्यांकन होता है, सह शैक्षिक क्षेत्रों को भी शामिल किया जाना चाहिए। यानी इसमें क्या है कि व्यापक में यही बात लिखी गई है कि शैक्षिक पक्षों के साथ साथ सह शैक्षिक गतिविधियों का मूल्यांकन होना चाहिए। क्योंकि आज की शिक्षा या आज का ऐसा समय है कि बालक किसी भी फील्ड में अपना कैरियर बना सकता है, अगर हम ठीक तरीके से बालक का मूल्यांकन करके
उसे उसी फील्ड की अगर हम शिक्षा दें उस क्षेत्र की, तो बालक अपना करियर बना सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि एक परीक्षा में 70 90 100% अंक लेकर ही कोई बालक अपना करियर बनाएगा। 50% वाला बालक भी कोई फील्ड में अपना करियर बना सकता है, जैसे संगीत है, जैसे नृत्य है, जैसे कारपेंटर है, जैसे कोई खेल है। इन फील्डों में भी जा सकता है बालक है, अगर हम उनका सही समय पर अगर सही मूल्यांकन करते हैं तो सतत का अर्थ क्या है और व्यापक का क्या अर्थ है? सतत का अर्थ तो यही है कि हमारे पास जो पुस्तकें हैं कक्षाओं की, जैसे हिंदी है, गणित है, जो भी बुक है उनका मूल्यांकन है वो निरंतर होना चाहिए। और व्यापक का अर्थ है कि पुस्तकों का मूल्यांकन तो होना चाहिए, साथ साथ विद्यालय की जो अन्य जो गतिविधियां है, जैसे जीवन कौशल है, या कार्य योजना है, SUPW है, या अन्य कोई सामाजिक शिविर है, या कोई कार्यकलाप है, या बालक का कोई प्रदर्शन कला है, जैसे संगीत है, नृत्य है, कोई तैराक है, या अभिवृत्ति का मूल्यांकन होना चाहिए। ये इसमें व्यापक में लिखा गया है। शैक्षिक सत्र का आंकलन है बहुविध तकनीक से क्या है इस्तेमाल करके औपचारिक और अनौपचारिक रूप से किया जाता है। हम ये भी जानते हैं कि इसका जो मूल्यांकन है, इसका मूल्यांकन औपचारिक और अनौपचारिक रूप से किया जाता है। ये यहाँ पर हमने देखा था कि निरंतर है वो अनौपचारिक है, और आवधिक है वो औपचारिक है। यानी हम कई तकनीकों का प्रयोग करके जो शैक्षिक जो सेशन है, सत्र है, उनका मूल्यांकन है, या क्षेत्र है उनका मूल्यांकन हम औपचारिक और अनौपचारिक रूप से करते हैं। ये बात हमने देख ली है। इसके बाद अगर हम बात करें CCE के बारे में कि CCE की कार्य योजना क्या है, क्योंकि CCE एक बड़ा टॉपिक है, कार्य योजना क्या है इस पर बात करते हैं। या यूं कहें कि CCE की जो शुरुआत राजस्थान में हुई है, कई बार क्वेश्चन उसमें से पूछा गया है कि CCE की शुरुआत पायलट प्रोजेक्ट के रूप में तो हमने पढ़ा ही था। और पहले हमें थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि CCE की शुरुआत। राजस्थान में वैसे इसकी शुरुआत तो हम कह सकते हैं कि पायलट प्रोजेक्ट से हुई थी, लेकिन पायलट प्रोजेक्ट के बाद इसके कितने चरण आए CCE के, वो भी एक महत्वपूर्ण है। जैसे हम बात करते हैं कि सबसे पहले अगर बात करें तो पायलट प्रोजेक्ट की बात करें। पायलट प्रोजेक्ट है वो कौन से विद्यालयों में आया? पायलट प्रोजेक्ट कब आया? वैसे तो कोई फिक्स पहुंचे तो वो है 5/5/2010 है। ये 5/5/2010 में आया था। अगर कोई ये पूछे कि इसका सेशन क्या था, तो ये 2010-11 और 11-12 में रहा था। यानी अगर इसका कोई सेशन पूछे तो सेशन इसका आएगा ये 2010-11 में शुरू हुआ और ये रहा 2011-12 तक। यानी पायलट प्रोजेक्ट है वो राजस्थान में 2 साल तक चला था। इस पर रिसर्च होता रहा, इस पर अनुसंधान होता रहा कि ये तकनीक सही है गलत है। पायलट प्रोजेक्ट में जो विद्यालय आए थे वो थे 60 विद्यालय, राज्य के 60 विद्यालय थे। और इन 60 में से अलवर डिस्ट्रिक्ट के ग्रामीण क्षेत्र था उनके 40 विद्यालय, और जयपुर शहर के 20 विद्यालय थे। यानी शहर और ग्रामीण दोनों प्रकार के विद्यालयों को कवर किया गया था पायलट प्रोजेक्ट में। विद्यालय 60 थे, जयपुर के तो ग्रामीण विद्यालय थे, अलवर के तो 40 ग्रामीण विद्यालय थे, और जयपुर डिस्ट्रिक्ट के 20 शहर के विद्यालय, उनमें ये CCE प्रोजेक्ट है वो शुरू किया गया था 2010, 5/5/2010। और ये 2 सेशन चला था।
उसके बाद इसके फेज आए थे। जैसे हम बात करें फेज फर्स्ट की बात करें, ये जो फेज फर्स्ट आया था ये 12 और 13 में आया था, 12 और 13। तो फेज फर्स्ट कब आया था? 2012 और 13 के सेशन में आया था। और इनमें जो विद्यालय सम्मिलित किए गए थे वो 3059 विद्यालय थे। तो फर्स्ट फेज में कितने विद्यालय आए? 3059 विद्यालय। और पायलट प्रोजेक्ट में कुल कितने विद्यालय थे? 60 विद्यालय थे। उसके बाद फेज आया था सेकंड। उसके बाद फेज कौन सा आया था? फेज कह सकते हो या चरण कह सकते हो। फेज सेकंड शुरू हुआ था। और फेज सेकंड कब शुरू हुआ? कि 2013 और 14 का जो सेशन था उसमें। और इसमें जो विद्यालय आए थे वो आए थे 2759 विद्यालय, 2762 विद्यालय आए थे। फेज सेकंड में विद्यालय कितने आए थे? 2762 विद्यालय आए थे। 2759 नहीं, 2742 विद्यालय थे इसमें, 2742 विद्यालय। और ये फेज सेकंड में आए थे। फेज जो थर्ड था वो 14-15 में था। फेज थर्ड जो था और ये कब था? 2014 और 15 का जो सेशन था उसमें ये था। और इसमें जो फेज थर्ड में जो विद्यालय आए थे वो 15,605 थे। बड़ी संख्या में सीसी प्रोजेक्ट को राजस्थान में शुरू किया गया था 15,605 विद्यालयों में एक साथ। और अंतिम जो फेज आया था, फेज फोर्थ की अगर बात करें, और ये जो 15-16 में आया था इससे क्या है कि संपूर्ण राजस्थान में ये प्रक्रिया शुरू हो गई थी। ये 15-16 में आया था। और जो बाकी बची हुई जो विद्यालय थे, जो बाकी बचे हुए जो विद्यालय थे में 19,000 के समथिंग जो विद्यालय थे, 19,703 विद्यालय थे। यानी इतने विद्यालय जो बचे हुए थे उनमें भी ये शुरू कर दिया था। तो ये है सीसी प्रोजेक्ट का राजस्थान में आगमन। कि पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसकी शुरुआत हुई थी 2010-11 और 11-12 में ये पायलट प्रोजेक्ट के रूप में रहा था। उसके बाद फेज फर्स्ट इसका 12-13 में आया। फेज सेकंड है वो 13-14 में आया। फेज थर्ड है वो 14-15 में आया। और फेज फोर्थ है ये संपूर्ण राजस्थान में शुरू हो गया था। ये हम कह सकते हैं कि 15 और 16 में ये संपूर्ण राजस्थान में शुरू हो गया था। यानी संपूर्ण राजस्थान में शुरू, संपूर्ण राजस्थान में शुरू कब हुआ? 2015 और 16 का जो सेशन था उसमें संपूर्ण राजस्थान में शुरू हो गया था। जितने भी विद्यालय थे उनकी जो क्लास थी 1 से 5वीं तक, क्योंकि सीसीई है वो का जो क्लास का जो दायरा है वो कौन सा है? 1 से 5 का है। सीसी में अगर हम बात करें क्लास का दायरा क्या है, क्लास इसमें कौन सी ली गई है? तो इसमें जो क्लास है वो है राजकीय विद्यालयों की 1 से 5वीं तक की क्लास। राजकीय विद्यालय, अगर ऐसा कोई राजकीय विद्यालय है जिसमें कक्षा 1 से 5वीं तक अध्ययन करवाया जा रहा है तो वो विद्यालय है वो सीसीई के प्रोजेक्ट में शामिल है। बाकी अगर कोई विद्यालय कक्षा 6 से शुरू हो रहा है तो उस विद्यालय में सीसी लागू नहीं होगी, क्योंकि ये सीसी सत्य एवं व्यापक मूल्यांकन कक्षा 1 से 5वीं तक ही है। अब इस
क्योंकि ये सीसी प्रोजेक्ट ही कुछ मतलब कार्य योजना बहुत बड़ी है, और इसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। हम बात करते हैं कि सीसी की कार्य योजना क्या है, कि सीसी में किस प्रकार से अध्ययन करवाया जाता है, और सीसी में मूल्यांकन जो हमने देखा है कि एक तो बेसलाइन मूल्यांकन होता है, एक इसमें रचनात्मक मूल्यांकन है, एक इसमें योगात्मक मूल्यांकन है। और सीसी के अंदर कौन कौन सी ऐसी सामग्री है जिनका प्रयोग किया जाता है, वो भी हम देखेंगे। और सीसी की जो मॉनिटरिंग, जैसे ऊपर से लेकर धरातल धरातल तक जो मॉनिटरिंग में कौन से अफसर लगे हुए हैं, उनकी कमेटी ब्लॉक लेवल पर क्या है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर क्या है, स्टेट लेवल पर क्या है, और राष्ट्रीय जो स्तर है उस पर जो कमेटी है वो उसमें कौन है, उस कमेटी का अध्यक्ष कौन है, इनका भी अध्ययन करेंगे। फिर संस्था प्रधान का क्या उत्तरदायित्व है, और शिक्षक का क्या उत्तरदायित्व है सीसीई में, इसका भी अध्ययन करेंगे। बाकी इनकी जो जो मान लेते हैं कि सीसीई में कितने टर्म का प्रयोग किया जाता है, और उनका पाठ्यक्रम कितना है, जैसे फर्स्ट टर्म में कितना पाठ्यक्रम है, सेकंड टर्म में कितना पाठ्यक्रम आएगा, थर्ड टर्म में कितना पाठ्यक्रम आएगा, उनका भी हम अध्ययन करेंगे। इन सब का अध्ययन हम अगली क्लास में करेंगे। आज की क्लास से इतनी है। जय हिंद, जय भारत।